हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। सो बार्क के सेशन 3 के साथ आपके साथ प्रेजेंट हूं मैं। बार्क की क्लासेस हमारी हर सैटरडे संडे हो रही है, ठीक है ना। सो आज भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, बिल्कुल बार्क रेलेवेंट क्वेश्चंस के साथ मैं आपके साथ प्रेजेंट हूं, ठीक है ना। चलो फटाफट रेडी हो जाओ, पेन कॉपी वगैरह सब ले लो। गुड इवनिंग करण, गुड इवनिंग सुचि, गुड इवनिंग नितेश। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। चलो आज भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, सभी सेशन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं। स्टार्ट करते हैं भाई, है ना। रेडी हो कि नहीं? चलो स्टार्ट कर रहा हूं मैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देता हूं आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कीजिएगा जरा इसको। लो चलो फर्स्ट क्वेश्चन करो जरा फटाफट। मास ट्रांसफर का क्वेश्चन है। मास ट्रांसफर, फटाफट अटेम्प्ट कीजिए जरा। हाँ भाई क्या हुआ? आंसर चाहिए यार, इतना टाइम थोड़ी लगना चाहिए। चलो देखो जरा समझो, तो बनना चाहिए। द स्ट्रिपिंग सेक्शन ऑपरेटिंग लाइन फॉर अ बाइनरी डिस्टिलेशन प्रॉब्लम इज y इज इक्वल्स टू 1.4x माइनस 0.02। एक स्ट्रिपिंग सेक्शन की ऑपरेटिंग लाइन आपको दी हुई है, y इज इक्वल्स टू 1.4x माइनस 0.02। ठीक, जरा स्ट्रिपिंग सेक्शन की लाइन की जनरल इक्वेशन लिखो सभी लोग। स्ट्रिपिंग सेक्शन के लाइन की जनरल इक्वेशन लिखिए सभी लोग फटाफट। शुभमोई कह रहा है सी, ठीक है देखते हैं। बाकी लोग जनरल इक्वेशन लिखिए सभी स्ट्रिपिंग सेक्शन की लाइन की। क्या होती है जनरल इक्वेशन? वाई एम प्लस 1 इज इक्वल्स टू एल बार बाय जी बार एक्स एम माइनस एक्स डब्ल्यू डब्ल्यू बाय जी बार। अब ये फॉर्मूले बिल्कुल आपके रटे हुए होने चाहिए, ठीक। ऑलरेडी मैं आपसे बोलता हूं कि वीक डेज में आप प्रैक्टिस करा करो फॉर्मूले जितने की जितने ज्यादा की ज्यादा आप कर सके। चलो ये हो गई स्ट्रिपिंग सेक्शन की लाइन। रिलेटिव वोलेटिलिटी इज गिवन ऑन अ पर्टिकुलर ट्रे। अब ट्रे बनानी पड़ेगी, डायग्राम बनाया करो मास ट्रांसफर में। ऑन अ पर्टिकुलर ट्रे
द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड लीविंग द ट्रे इज, एक लिक्विड लीव कर रहा है, उसकी कंपोजिशन है 0.20. इफ द मर्फी एफिशिएंसी इज 0.7, द कंपोजिशन ऑफ वेपर लीविंग द ट्रे इज. ठीक है, एक बात बताओ, दिस इज द वेपर लीविंग द ट्रे, दिस इज द वेपर कमिंग टू द ट्रे. मान लो दिस इज कोई भी ट्रे अज्यूम कर लो, स्ट्रिपिंग सेक्शन में कोई भी ट्रे. एक बात बताओ, ये वैल्यू कहां से मिलेगी? y2 की वैल्यू निकाल सकते हो क्या आप? क्या आप y2 की वैल्यू निकाल सकते हैं? बताइएगा. y2 की वैल्यू आप कहां से निकालेंगे? आपको निकालना है द कंपोजिशन ऑफ वेपर लीविंग द ट्रे. y1 की वैल्यू निकालनी, तो उसके लिए आपको चाहिए रहेगा y2. क्यों? मर्फी एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला होता है? मर्फी एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज what we are achieving divided by what is the maximum we can achieve. तो एक बात बताओ मेरे को, how will you calculate y2? y2 कहां से नहीं लेगा? बताइए सभी लोग. अरे बेसिक्स हैं यार ये तो. हाँ, y2 इज इक्वल टू 0.004. सही है. कैसे मिलेगा y2? अरे ये ऑपरेटिंग लाइन से. ये ऑपरेटिंग लाइन क्या बताती है? ऑपरेटिंग लाइन, ऑपरेटिंग लाइन शोज द रिलेशन बिटवीन वेपर कमिंग टू द ट्रे एंड लिक्विड लीविंग द ट्रे. So this y2 and x1 will satisfy the operating line. So this y2 will be equal to 1.4 x1 minus 0.02. कितना आएगा y2? हाँ, ऑपरेटिंग लाइन से. सही है इंद्र, सही है. कितना आएगा ये मेरे को कैलकुलेट करके बताओ. 1.4 इंटू x1 0.20 माइनस 0.02 कितना आएगा ये? What is the 0.26? So this will be 0.26. हाँ, स्ट्रिपिंग ऑपरेटिंग लाइन से. सही है, तो निकाल क्यों नहीं रहे हो भाई? So y2 will be 0.26. बेसिक्स है भाई ये. किसी भी ट्रे में ये ऑपरेटिंग लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? किसी भी ट्रे पे वेपर में कितना कंपोजिशन और लिक्विड में कंपोजिशन कैसे रिलेटेड है? कौन सा वेपर? वेपर कमिंग टू अ प्लेट एंड लिक्विड लीविंग अ ट्रे. चलिए, अगर प्लेट्स 100% एफिशिएंट होती तो कंपोजिशन कितनी होती? y1 स्टार. इफ द प्लेट वर 100% एफिशिएंट, द कंपोजिशन वुड हैव बीन, जस्ट अ मिनट, सो दिस इज y1 स्टार, दिस इज y1, दिस इज y2. अगर प्लेट 100% एफिशिएंट होती तो कंपोजिशन क्या होती? y1 स्टार. y1 स्टार कैसे निकालूंगा? y1 स्टार इज इन इक्विलिब्रियम विथ x1. सर तो मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है? आपको वैल्यू निकालनी है व्हेन द एफिशिएंसी इज 0.7, देन द वैल्यू ऑफ y1. सो एफिशिएंसी इज गिवन टू यू एज 0.7. y2 you have already calculated it to be 0.26. y1 स्टार और निकालो. y1 स्टार इज द कंपोजिशन दैट इज इन इक्विलिब्रियम विथ x1. x1 आपको 0.20 दिया है. अल्फा आपको दिया हुआ है कितना? 2.6. अल्फा इज गिवन टू बी 2.6. तो क्या आप y1 स्टार नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो y1 स्टार. y1 स्टार की वैल्यू निकालो कितनी आ रही है? आई थिंक y1 स्टार विल बी 0.4, I think approximately 0.4, right? So what is the formula for efficiency? What we are achieving? We are achieving this much. y1 to y2, y1 minus y2 we are achieving. What is the maximum that we could have achieved? y1 स्टार माइनस y2. कब अचीव कर सकते थे मैक्सिमम?
100% एफिशिएंसी के करस्पॉन्डिंग y1 स्टार माइनस y2। y2 की वैल्यू आपके पास है, y1 स्टार की वैल्यू आपके पास है, एफिशिएंसी आपको 0.7 दी रखी है, तो आप क्या y1 नहीं निकाल सकते? निकालो जरा कितना आ रहा है y1। इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है। निकालो जरा कितना आ रहा फटाफट। निकालो फटाफट, आंसर निकालो कितना आ रहा है। और कुछ भी डाउट हो तो पूछो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये। 0.358 फाइनल आंसर, ठीक। तो फाइनल आंसर, द वैल्यू ऑफ दिस विल बी 0.358, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुई कि नहीं बात? समझ पाई कि नहीं? प्रॉब्लम समझ आई कि नहीं? हाँ, ए सही है, ए सही। तो बहुत सारा कंसेप्ट इन्वॉल्व है। स्ट्रिपिंग सेक्शन की ऑपरेटिंग लाइन कैसे लगाना है, एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला है, y1 स्टार कैसे निकलेगा, मास्टर प्रॉब्लम कहते हैं ऐसी प्रॉब्लम्स, ठीक। हाँ सही है, सही है, ए सही है सभी, ठीक है ना। किसी को कुछ भी डाउट है? कुछ भी डाउट किसी को भी? एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमेशा ऐसे ध्यान रखो, कभी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। हाँ, ए सही है, सभी का सही है। एफिशिएंसी का कोई भी फॉर्मूला ध्यान मत रखो एन वेन के टर्म्स में। सर एफएम में नॉचेस एंड वेयर्स एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आएगा वो। और आएगा भी ना तो ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसकी हवा भी नहीं लगेगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे बार्क में जिसकी आपको हवा भी नहीं लगनी। 10 क्वेश्चन रहेंगे, बल्कि कुछ नहीं, 10 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो बिल्कुल ऐसे रहते हैं कि उस टाइम करने के लिए होते ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें किसी को कुछ भी डाउट है? कुछ भी डाउट हो तो पूछो, अभी सारी चीजें एक्सप्लेन्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो जरा। क्वेश्चन नंबर 2, फटाफट आंसर दो इसका, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें। इतना बड़ा नहीं आएगा ना क्वेश्चन। क्यों नहीं आएगा भाई? अरे बड़ा नहीं है सवाल, सवाल छोटा ही था। वो तो मैं यहां पे कर रहा हूं तो टाइम लग रहा है मेरे को, बोर्ड पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। बड़े सवाल आते हैं। मैंने आपको जो बार का सेशन लिया था कि एग्जाम कैसा रहता है, क्या आता है, उस पर मैंने आपको बताया था जब अपना स्कोर कार्ड बता रहा था कि बार्क में पिछले साल ही ऐसा क्वेश्चन आया है कि आपसे डिटस बोल्टर इक्वेशन लगवा के हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट निकलवाया गया है। और डिटस बोल्टर इक्वेशन में भी आपको पहले रेनॉल्ड्स नंबर निकालना है, पहले प्रांडल नंबर निकालना है, फिर जाके एच निकालना है। सो बड़े क्वेश्चंस आते हैं भाई बार्क में। कोई आपको ये बोले कि वन लाइनर ही आता है क्या, गलत बोल रहा है, ठीक है ना। ध्यान रखिए इस चीजों का। चलो ये सिंपल सा सवाल है अपना डिफ्यूजन थ्योरीज पे बेस्ड, फटाफट आंसर करो। ऑल ऑफ द अबव नहीं यार, ऑल ऑफ द अबव सही नहीं है। बार्क में एमसीक्यू आएंगे सिर्फ, एमएसक्यू नहीं आएगा। बार्क में सारे क्वेश्चन एमसीक्यू होते हैं, सिंगल करेक्ट, सिर्फ सिंगल करेक्ट। हाँ ए सही है। इन फिल्म थ्योरी मास ट्रांसफर ऑकर्स बाय प्योरली मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन, करेक्ट है, ठीक। क्योंकि आप क्या लिखते हो, कैसे इसको प्रूफ कैसे करना है, प्रूफ कैसे करोगे इस चीज को, क्योंकि आप ये वाला फॉर्मूला कंसीडर करते हैं। आप जब भी फिल्म थ्योरी की बात करते हैं तो माइनस DAB DCA बाय DZ, उससे क्वेश्चन हाँ हो जाएंगे धरते, ठीक। सो ए इज करेक्ट। इन पेनिट्रेशन थ्योरी ईच लिक्विड एलिमेंट स्टेज इन कॉन्टैक्ट विद द गैस फॉर डिफरेंट, नहीं गलत है ये, सेम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए कॉन्टैक्ट में रहता है, सेम अमाउंट ऑफ टाइम। इन सरफेस रिन्यूएबल थ्योरी ईच लिक्विड एलिमेंट स्टेज इन कॉन्टैक्ट विद द गैस फेज फॉर डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम, गलत है ये स्टेटमेंट।
इन बाउंड्री लेयर थ्योरी मास ट्रांसफर कोफिशिएंट इज प्रोपोर्शनल टू DAB टू द पावर 3/2, गलत है। किसके प्रोपोर्शनल रहता है ये जरा लिखोगे? DAB टू द पावर किसके प्रोपोर्शनल रहता है मास ट्रांसफर कोफिशिएंट इन बाउंड्री लेयर थ्योरी? 2/3, तो 3/2 दिया है वहां। KC इज प्रोपोर्शनल टू 2/3, ध्यान रखेंगे। कहां से आता है ये? शेरवुड नंबर की इक्वेशन, लेमिनार फ्लो ओवर अ फ्लैट प्लेट, हाँ 2/3 सही है। तो ध्यान रखो, ऐसे कंफ्यूज कर देता है, एग्जाम में इतना प्रेशर रहेगा कि ये 3/2 2/3 नजर आएगा। ठीक, एग्जाम में ये 3/2 2/3 नजर आ जाते हैं। हाँ सही है सभी का। चलो इजी सवाल था, ऐसे सवाल गलत नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखो जरा, करो इसको। फटाफट करो, कैलकुलेशन जरा संभल के, है ना। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, बिल्कुल सब चीजों के लिए रेडी रहना है अपन को। चिल्टन कोलबर्न नहीं, चिल्टन कोलबर्न एनालॉजी से नहीं। लेमिनार फ्लो ओवर अ फ्लैट प्लेट में जो आपकी नसल नंबर का कोरिलेशन रहता है ना, Nu इज इक्वल टू 0.664 Re टू द पावर 1/2 प्रांड्टल नंबर टू द पावर 1/3, वैसे ही शेरवुड नंबर में भी रिलेशन है। नसल की जगह शेरवुड हो जाता है और प्रांड्टल की जगह शिमिड हो जाता है। वहां से बाउंड्री लेयर थ्योरी का कंसेप्ट आता है।
हेलो, अभी क्लियर है वॉइस? अभी ऑडिबल है? अभी वॉइस ऑडिबल है कि नहीं, एक बार चेक करो जरा। अभी क्लियर? ठीक है, वो वापस वो कर दीजिए। चलो, अभी वॉइस क्लियर है ना? देखो, क्लियर है ना? चलो देखो, तो क्या कह रहा था मैं कि फॉर्मूला क्या है आपका? दिस इज द फॉर्मूला किसका? ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन। ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन के लिए ये फॉर्मूला। अब आपसे पूछ क्या रहा है? द रेट ऑफ कूलिंग आफ्टर 30 सेकेंड्स। तो बेसिकली रेट ऑफ कूलिंग क्या है? ये फॉर्मूला आता कहां से था? यहां से, माइनस एम सी पी डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू एच ए टी माइनस टी इंफिनिटी, राइट? सो रेट ऑफ कूलिंग मीन्स चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ टाइम, दैट इज द रेट। कूलिंग है तो नेगेटिव साइन, सो बेसिकली दिस इज द रेट ऑफ कूलिंग। रेट ऑफ कूलिंग, एच ए एम सी पी, एम इज रो, वी, एच ए बाई एम सी पी सब वैल्यू निकाल सकते हो। टी इंफिनिटी कितना दिया है? 30 डिग्रीज दिया है। सर ये टेम्परेचर कौन सा लेना है? ये मेरे को टेम्परेचर कौन सा लेना है? ये टेम्परेचर मेरे को कोई बता पाएगा क्या लेना है? टेम्परेचर क्या लेंगे? क्वेश्चन दोबारा पढ़ो। आफ्टर 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड के बाद कूलिंग रेट क्या है? तो आपको इनिशियली कितने पे थी स्टील बॉल? 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टील बॉल थी। 30 सेकेंड में कुछ कूलिंग हुई होगी, तो कुछ कूलिंग हुई होगी तो टेम्परेचर कम हुआ होगा। वो टेम्परेचर कहां से मिलेगा? इस फॉर्मूले से मिलेगा। फ्रॉम दिस फॉर्मूला यू हैव टू सब्स्टिट्यूट टाइम इज इक्वल टू 30 सेकेंड्स and from that you will get the time temperature T। ये टेम्परेचर मिलेगा आपको एट टाइम T इज इक्वल टू 30 सेकेंड्स की। 30 सेकेंड्स में आपकी कितनी कूलिंग हो गई? कितनी कूलिंग हो गई मतलब 900 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर कितना कम हो गया। और उसी के जस्ट बाद आपको बताना है रेट ऑफ कूलिंग आफ्टर 30 सेकेंड्स। तो आप ये जो टेम्परेचर इसमें दिख रहा है और ये जो आप टेम्परेचर कैलकुलेट करेंगे इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। दिस वॉज द साइंस, दिस वॉज द कंसेप्ट इन्वॉल्व इन दिस क्वेश्चन। हाँ सही कह रहे हो सुरेश, क्लियर हुई कि नहीं बात? तो ये टेम्परेचर कितना आ रहा है किसी ने कैलकुलेट किया है क्या? ये टेम्परेचर कितना आ रहा है? 30 सेकंड में यार 800 के तो ऊपर ही रहेगा, 800 के ऊपर ही आना चाहिए। 30 सेकंड में कितना ही कम होगा? किसी ने कैलकुलेट किया है क्या? दिस टेम्परेचर, टी टेम्परेचर कितना होगा? नहीं किया क्या कैलकुलेट? अरे जिनका बी आंसर आया कितना? 891। सो दिस टेम्परेचर इज 891 डिग्री सी। सो सब्स्टिट्यूट दिस एज 891, दिस एज 30 डिग्रीज एंड कैलकुलेट दिस वैल्यू। एवरीथिंग इज गिवन 891। ठीक है चलेगा, क्लियर है? चलो अच्छा, जरूरत नहीं है उसको कैलकुलेट करने की, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट।
अच्छा डायरेक्ट निकल जाएगा, ठीक है वो भी चलेगा। समझ गया मैं, समझ गया। उस टेम्परेचर को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आपने वो जो इक्वेशन है t माइनस टी इन्फिनिटी उसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दिया और उसमें टाइम 30 सेकेंड्स रख दिया, ठीक है। हाँ कैलकुलेटर अवेलेबल है, गेट कैलकुलेटर विल बी अवेलेबल। वर्चुअल कैलकुलेटर रहेगा जैसा गेट में रहता है एज इट इज, आपका बार्क में भी कैलकुलेटर रहेगा, ठीक है। और लेंथी कैलकुलेशंस विल बी देयर, सम क्वेश्चंस विल बी देयर विच आर लेंथी। अटेम्प्ट कीजिए, आराम से अटेम्प्ट करो। वैल्यूज वगैरह ना बिल्कुल एंड में सब्स्टिट्यूट किया करो, पहले ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का कोई फायदा नहीं है। वैल्यूज वगैरह पहले ड्राइव वगैरह कर लिया करो आराम से, फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया करो। So this is a case of heat generation inside the cylinder, steady state heat generation problem. This is steady state heat generation cylinder, राइट। क्या होता है सिलेंडर के लिए, क्या इक्वेशन यूज करते हो आप सिलेंडर के लिए यूज करते हो 1 बाय आर डेल बाय डेल आर आर डेल टी बाय डेल आर प्लस हीट जनरेटेड डिवाइडेड बाय के इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन टू बी यूज्ड। ये इक्वेशन यूज होती है। स्फीयर होता तो आर स्क्वायर आ जाता। आपको दिया हुआ है कि दिस हीट इज जनरेटेड पर यूनिट वॉल्यूम एट द सेंटर लाइन विच इज गिवन एज क्यू नॉट 1 माइनस आर बाय आर का होल स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट करो ये वैल्यू। सो 1 बाय आर डेल बाय डेल आर आर डेल टी बाय डेल आर, दिस इज इक्वल्स टू माइनस क्यू नॉट बाय के 1 माइनस आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर, ये रहेगा, ठीक।
दिस इज द केस ऑफ स्टेडी स्टेट हीट जनरेशन इन अ सिलेंडर। चलो आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा भाई। कैसे सॉल्व करोगे? दिस विल बी, आर को उधर लेके जाओ, डेल बाय डेल आर डेल टी बाय डेल आर, दिस इज इक्वल्स टू माइनस क्यू नॉट बाय के आर माइनस आर क्यूब बाय, ठीक है। यही होती है इक्वेशन। सॉल्व करो जरा अभी इसको। इंटीग्रेट करना पड़ेगा एक बार। सो आपके पास क्या निकल के आएगा? आर डेल टी बाय डेल आर इज इक्वल्स टू माइनस क्यू नॉट बाय के आर स्क्वायर बाय 2 माइनस आर पावर 4 बाय, एक बार इंटीग्रेट करोगे तो ये निकल के आएगा, ठीक है ना। देखो जनरली क्या है ना, हमारे केस में ऋषिकेश, हमारे केस में वैसे उसको लिखना चाहिए था कि स्टेडी स्टेट हीट जनरेशन है, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। स्टेडी, जनरली हम लोग क्या है कि स्टेडी स्टेट लेके ही डील करते हैं। जब भी हमने जनरेशन वगैरह वाली प्रॉब्लम सॉल्व करी है तो वो स्टेडी स्टेट लेके की है। अगर यहाँ स्टेडी स्टेट नहीं होता तो सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाता काफी, वो हमारे शायद कोर्स में ही नहीं है, ठीक। हाँ सही है, डी सही है, डी आंसर सही है, डी इज करेक्ट, ठीक। वैसे तो उसको लिखना चाहिए था, वो लिखेगा वैसे क्वेश्चन में, है ना। चलिए अब सॉल्व कीजिए भाई, आर से डिवाइड कीजिए इसको। सो डेल टी बाय डेल आर इज इक्वल्स टू माइनस क्यू नॉट बाय के आर बाय 2 माइनस आर क्यूब बाय 4 आर स्क्वायर प्लस सी बाय आर, ठीक है, प्लस सी बाय आर। अगर मैं ये टर्म को जीरो लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सभी को पता है ये टर्म जीरो क्यों हुआ, ये टर्म जीरो क्यों हुआ सभी को पता है। सो आपके पास किसको नहीं पता है वो पूछो जरा कि ये वाला टर्म जीरो क्यों है। डेल टी बाय डेल आर की वैल्यू निकल के आई माइनस क्यू नॉट बाय के आर बाय 2 माइनस आर क्यूब बाय 4 आर स्क्वायर, ठीक। पूछा क्या है आपसे? आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू नॉट। आपसे सवाल में पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू नॉट इफ द रेट ऑफ हीट रिमूवल फ्रॉम द सरफेस पर यूनिट एरिया किलोवाट पर मीटर स्क्वायर इज 1650। तो व्हाट इज द रेट ऑफ हीट रिमूवल फ्रॉम द सरफेस? What is the rate of heat removal from the surface? Rate of heat removal from the surface क्या होगा भाई? this is the rate of heat removal। अच्छा हाँ सही है, के ए नहीं होगा क्योंकि दिस इज ऑलरेडी गिवन पर यूनिट मीटर स्क्वायर। दिस इज गिवन टू एस 1650 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, ऑलरेडी पर यूनिट एरिया फ्लक्स दिया है बेसिकली, है ना। सी बाय आर जीरो कैसे हुआ नहीं पता। अगर आप R इज इक्वल टू 0 रखोगे, एक सिलेंडर है, R इज इक्वल टू 0 रखोगे यहां पे, तो टेम्परेचर आपका कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट। क्या रॉड के अंदर इनफाइनाइट टेम्परेचर है सेंटर पे? आप बोलोगे नहीं है। इसलिए दिस टर्म हैज टू बी 0 बिकॉज एट R इज इक्वल टू 0
temperature is finite, but if you put r is equals to 0 in this equation, you will get temperature as infinite, which is not possible. That's why this term is eliminated. ठीक है ना, this thing. So आपके पास del t by del r है ऑलरेडी, आपको ऑलरेडी इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, r की जगह पे, स्मॉल r की जगह पे कैपिटल R. So if you substitute, you will get minus q naught by k, this will be r by 2 minus r by 4. So basically del t by del r at capital R will be equal to minus q naught r by 4k. This will be the expression. So you substitute this expression here, you will get minus k minus q naught r by 4k, and this is equals to 1650 kilowatt per, right? K is given to you as 25, K is 25, diameter, outer diameter is 2.5. Everything is known. K is 25, the outer diameter is 2.5 cm. Substitute the value, you will get the value of Q naught. Option D will be correct. क्लियर, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और इजी प्रॉब्लम है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है ये प्रॉब्लम, बिल्कुल कंसेप्ट है और कुछ भी नहीं. क्लियर, नोट कर लिया सॉल्यूशन. सो द करेक्ट आंसर इज 52800, राइट? क्लियर, कोई भी डाउट है किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम के, किसी भी पार्ट में कुछ भी प्रॉब्लम? ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम ले. चलो क्वेश्चन नंबर 5. By taking average through whole, हाँ यू कैन कैलकुलेट नील, सही है, सही है, आपका भी सही है, अप्रोच सही है. Sir, can you brief explain situation in case of, sir, can you brief, situation in case of sphere? Sphere, in case of sphere, 1 by r square will be there, right? 1 by r square. What is the equation for sphere?
This is the case for sphere, right? This is the equation for sphere. This is nothing new यार, this you would have studied, right? कोई नई चीज थोड़ी बता रहा हूं मैं. हाँ क्या है? Which of the following Maxwell relation is correct? Write down all the Maxwell relation and how you obtain Maxwell relation. Write all the Maxwell relation and how you obtain all those Maxwell relations. So you start with first law. You start with the first law. What does the first law say? Du is equals to del q minus del w. This is the first law, right? Du is equals to del q in terms of entropy TdS minus PdV. So this is one of the equations. This is one of the equations. Write down the Maxwell relation for this. Delta T क्या होती है यार, कंप्लीट करो, मैं भी कंफ्यूज हो गया. हाँ डी यू इज इक्वल्स टू, हाँ माइनस भी चलेगा, माइनस ही होता है वैसे वो. कंप्लीट करिए इक्वेशन. ए करेक्ट है मैक्सवेल का. सो दिस विल बी डीवी एट कांस्टेंट पी. क्या बात कर रहे हो, सही कह रहे हो. एक बार देखो जरा, जब तक मैं सारी चीजें ड्राइव करता हूं. सिमिलरली यू हैव एच इज इक्वल्स टू यू प्लस पी वी. डिफरेंशिएट दिस. डी एच इज इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी plus VDP, right? In place of u substitute, in place of du substitute this thing. So dH will be equal to TdS minus PdV plus PdV VD. So dH is basically TdS ए होगा पक्का. चलो ठीक है, मैं अभी भूल गया था. सो दिस इज डी वी एस पी. अरे यार कैसे होगी ये करेक्ट, कि यही करेक्ट होगी. माइनस डी पी बाई डी एस एट वी. हाँ हाँ ठीक है ठीक है, सही है सही है सही है सही है, करेक्ट है करेक्ट है. लेकिन कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को, एक बार चेक कर लेता हूँ. डेल्टा टी बाई डेल्टा वी एट एस. अरे यार देखो गड़बड़ करवा रहे हो ना. ये कहाँ से होगा यार करेक्ट, मैं वही कह रहा हूँ, आप लोग गड़बड़ करवा दिए. करेक्ट मैक्सवेल रिलेशन आज डेल्टा टी बाय डेल्टा वी एट एस. गलत बात है भाई. ए इज नॉट करेक्ट भाई, ए गलत है. ए गलत है यार. देखो कैसे करना है, समझो जरा कैसे करना है, याद कैसे रखना है. डेल्टा टी और डेल्टा पी. अब यहां डीएस में ऐसे, तो यहां ऐसा आएगा और यहां वी आएगा, और इन दोनों को अपोजिट कर दो, पलट दो. ठीक,
एच इक्वेशन के लिए लिखो ऐसे ही मैक्सवेल रिलेशन। भाई ये सब चीजें गड़बड़ मत करो, दिक्कत होगी नहीं तो। इजी सवाल गलत हो गया तो फिर दिक्कत वाला काम है। सो दिस इज P, दिस इज S, this is S, this is P. So del T by del P at S is equals to del V by del, C option is correct, C option is correct, बाकी सब गलत। C is correct है भाई, है ना, ध्यान रखेंगे। चलो सारी मैक्सवेल इक्वेशन लिखो, और भी लिखो ना, और क्या क्या इक्वेशंस है। एक होता है डेल्टा G VdP माइनस SdT, दिस इज वन ऑफ द इक्वेशंस। एक ये इक्वेशन होती है, इसके करस्पॉन्डिंग मैक्सवेल इक्वेशन लिखिए। ये सब याद, मतलब ये ड्राइव कर सकते हो, ये सब इक्वेशन याद नहीं रहेंगी तो ड्राइवेबल है। स्टार्ट विद द फर्स्ट लॉ और डी से ड्राइव करना चालू करो फटाफट। स्टार्ट विद द फर्स्ट लॉ, ड्राइव फॉर डी। क्लियर? चलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट है ना भाई, ये वाले गलत हैं भाई, मैं कंफ्यूज हो गया। आप लोग ए बोल दिए ना 2-4 लोग, तो मैं कंफ्यूज हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ भाई क्या बोल रहे हो? ए, कोई बोल रहा है सी। चलो देखो, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले लेक्चर में ही मैंने इससे एक क्वेश्चन पूछा था आपसे। A fluid having initial temperature Ti is flowing inside a tube is being heated by two methods, by providing constant wall heat flux and by constant wall temperature। दोनों केस में जरा टेम्परेचर प्रोफाइल बना के बताओगे मेरे को? बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आज क्लियर कर लो इस चीज को। फर्स्ट केस, सेकेंड केस। पहले केस में क्या कर रहे हैं? प्रोवाइडिंग कांस्टेंट वॉल हीट फ्लक्स, कांस्टेंट वॉल हीट फ्लक्स। सेकेंड केस में क्या कर रहे हैं? बाय कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर Ts, राइट। विमलेश कह रहा है AC। ठीक है यार, ए और सी दोनों कैसे पॉसिबल है? मीन टेम्परेचर प्रोफाइल या तो लीनियर होगी या एक्सपोनेंशियल होगी। ए और सी दोनों कैसे हो सकते हैं पॉसिबल? चलो देखो जरा, ये दो केसेस हैं आपके पास, इसमें आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक। दोनों में आपको टेम्परेचर प्रोफाइल बनाने को बोल रहा हूं।
दोनों में आपको टेम्परेचर प्रोफाइल बनाने को बोल रहे हैं। टेम्परेचर x के साथ, x के साथ मतलब जैसे जैसे आप इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, अब भाई इनिशियली टेम्परेचर Ti है, तो इनिशियली ठंडा है फ्लूइड, Ti है, ठीक। तो और x के साथ जैसे जैसे आप डिस्टेंस के साथ मूव करेंगे टेम्परेचर रेज होना चालू होगा। तो एक केस है आपका कांस्टेंट हीट फ्लक्स का, एक केस है आपका कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर का। तो दोनों केसेस में आपको क्या करना है, प्लॉट करना है। इस ट्यूब का टेम्परेचर भी प्लॉट करो और अंदर वाले फ्लूइड का टेम्परेचर प्रोफाइल भी प्लॉट करो। हाँ, ऑप्शन ए करेक्ट है, सिर्फ सही है, सिर्फ ऑप्शन ए करेक्ट है। गुड यार, सिर्फ ऑप्शन ए करेक्ट है। दोनों टेम्परेचर प्रोफाइल बनाओ, ट्यूब की भी टेम्परेचर, ट्यूब का भी टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा भाई, और फ्लूइड का भी। देखो जरा, अब इस केस में कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर है, दिस इज द केस ऑफ कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर। तो मतलब आपने ट्यूब का टेम्परेचर कांस्टेंट हेल्ड किया हुआ है। तो जब कांस्टेंट हेल्ड किया हुआ है तो ये इसकी इक्वेशन तो वैसी ही रही। Ts, ठीक। और आपका जो फ्लूइड का टेम्परेचर है वो कहां से स्टार्ट होगा, इनिशियली इट इज Ti एंड इट वेरीज एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंशियल वेरिएशन रहता है, ठीक। वेयर एज इन दिस केस द टेम्परेचर प्रोफाइल ऑफ द फ्लूइड इज लीनियर, टेम्परेचर प्रोफाइल ऑफ द फ्लूइड इज लीनियर and the temperature of the tube varies like this, it varies like this, ठीक, it varies like this। अब इसमें एक टर्म आता है थर्मली डेवलपिंग रीजन और थर्मली डेवलप्ड रीजन। जैसे फ्लूइड में टर्म आता है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स में थर्मल फुली डेवलप्ड फ्लो, ठीक, और नॉट और डेवलपिंग फ्लो, दो चीज रहती हैं, वैसे यहां पे भी रहती हैं, ठीक। क्या क्या, थर्मली डेवलपिंग फ्लो और थर्मली डेवलप्ड फ्लो। दिस इज Ts। अब एक पॉइंट आएगा जब ये टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, इस पॉइंट के बाद ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है ये कांस्टेंट हो जाएगा। सो टिल दिस पॉइंट till this point the region is thermally developing region, thermally developing region। And once this temperature difference become constant, once this temperature difference become constant, after that the region is thermally fully developed। Thermally fully developed, ठीक है सर। ये कैसे पता चला, प्रोफाइल आ रहा हूं उस पर। यार ये सब आप पढ़े नहीं हो क्या यार? व्हाट इफ T इज ग्रेटर देन TW? नहीं, मैं हीटिंग की बात कर रहा हूं, हीटिंग की बात कर रहा हूं, है ना, ठीक है ना, मैं हीटिंग की बात कर रहा हूं। अगर कूलिंग होगी तो डिक्रीज कर जाएगा, उसमें क्या है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, है ना। सो थर्मली फुली डेवलप्ड फ्लो मतलब कैसे पता चलेगा आपको? थर्मली फुली डेवलप्ड फ्लो कैसे पता चलेगा? टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। दूसरा पैरामीटर क्या है?
दूसरा पैरामीटर क्या है जिससे आपको पता चले कि टेम्परेचर ये थर्मली फुली डेवलप फ्लो हो गया है? दूसरा पैरामीटर क्या है बताइए? एक तो मैं कह रहा हूं ये टेम्परेचर डिफरेंस कांस्टेंट हो गया, इसके अलावा दूसरा पैरामीटर क्या है जिससे आपको पता चलेगा कि फ्लो इज थर्मली फुली डेवलप्ड? हाँ, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। H will become constant with X. H will not vary with X. In this region, H heat transfer coefficient becomes constant. नहीं, टेम्परेचर प्रोफाइल के अलावा, टेम्परेचर तो कांस्टेंट हो गया, H will become constant. H generally varies with X. ठीक, डिस्टेंस के साथ वेरी करता है, ठीक है। तो थर्मली फुली डेवलप्ड फ्लो में H विल बिकम कांस्टेंट। और इसी केस के लिए आप पढ़ते हो ना कि वो नसेल्ट नंबर की वैल्यू कितनी हो जाती है, हीट फ्लक्स है तो कितनी हो जाती है वैल्यू, वो 3.46 और 4.36 पढ़ते हो ना, वो इसके लिए है, थर्मली फुली डेवलप्ड रीजन के लिए, when the H becomes constant. Similarly, इस केस में भी आपका कुछ टाइम बाद ऑलमोस्ट कांस्टेंट के केस में दिस H becomes constant. So this is thermally fully developed. और उससे पहले रहता है डेवलपिंग, और इससे पहले रहेगा ये रीजन रहेगा डेवलपिंग। और थर्मली डेवलपिंग रीजन के लिए कौन सा डायमेंशनलेस नंबर है, कोई बताएगा मुझे? थर्मली डेवलपिंग रीजन के लिए कौन सा डायमेंशनलेस नंबर है? एक डायमेंशनलेस नंबर मैंने आपको बताया था। विच डायमेंशनलेस नंबर इज यूज्ड इन थर्मली डेवलपिंग फ्लो? जब अपन डायमेंशनलेस नंबर की पढ़ाई कर रहे थे उसमें मैंने आपको बताया था, क्या है वो नंबर। इसके लिए नसेल्ट नंबर लिखिए और इसके लिए नसेल्ट नंबर लिखिए। नसेल्ट नंबर कांस्टेंट हो जाएगा किसमें? फुली डेवलप्ड फ्लो में। बट थर्मली डेवलपिंग रीजन के लिए कौन सा डायमेंशनलेस नंबर है? ग्रेट्स नंबर। ग्रेट्स नंबर का फॉर्मूला लिखो। ग्रेट्स नंबर, ये नंबर बताया था कि नहीं? ग्रेट्स नंबर का फॉर्मूला लिखो। सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई ये सब। अच्छा, H की प्रोफाइल बनाओ, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, हाँ ग्रेट्स नंबर सही है। क्या था? D बाय एल इंटू आर इंटू पी आर। D बाय एल आर ई पी आर, दिस इज ग्रेट्स नंबर। और ये नसल नंबर लिख लेना यार, मेरे को ध्यान नहीं है ना कौन सा किसका 3.66 है, वो मुझे ध्यान नहीं है। तो ये नसल नंबर आप अपने हिसाब से एंटर कर लीजिएगा, है ना। नहीं प्रांडल नंबर, ग्रेट्स नंबर, ठीक है ना। हाँ सही है। H का प्रोफाइल बनाओ जरा इस केस में। H का प्रोफाइल बनाना, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट का प्रोफाइल बनाइए। दोनों केसेस के लिए हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कैसे वेरी करेगा उसका प्रोफाइल बनाइए। अच्छा, पैकले होता है क्या? एक सेकेंड, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट का प्रोफाइल बनाओ। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें यार, ये आपने मतलब पढ़ा नहीं है क्या? नहीं यार, पीआर ही तो है, पैकले कहाँ है? अरे आज बहुत कंफ्यूज कर रहे हो भाई आप लोग। प्रांडल नंबर ही होता है, सही है।
हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट का प्रोफाइल, जब हीट ट्रांसफर को क्या बोलते हैं, कैसे वेरी करेगा? दिस विल बी द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट प्रोफाइल. भाई हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा तो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कम, ठीक, ज्यादा सॉरी. फिर धीरे 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 आते आते हाँ डिक्रीज हो करता हुआ कांस्टेंट हो जाएगा. सही है, ये सब चीजें पढ़ी हुई होनी चाहिए यार, है ना. बाकी इसकी इक्वेशंस वगैरह कहां से आती हैं बाद में कभी बताऊंगा, ठीक. तो ये सब ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 7. चलिए देखिए जरा, जी आर क्या है भाई? व्हाट इज जी आर? जी आर क्या है? ग्राशॉफ्स नंबर. कहां काम आता है ग्राशॉफ्स नंबर? कन्वेक्शन, फ्री कन्वेक्शन या नेचुरल कन्वेक्शन. रेनॉल्ड्स नंबर कहां यूज होगा? फोर्स्ड. So one dimensionless number is the indicator of free convection, another dimensionless number is the indicator of forced convection. So if gr upon re square is greater 1, which means free convection is greater. If this is greater 1, which means free convection is greater. So force गलत है ऑप्शन. gr upon re square is less 1, which means heat transfer is forced. हीट ट्रांसफर और फोर्स कन्वेक्शन इज डोमिनेटिंग. बी सही है. जी आर बाई आर ई स्क्वायर ग्रेटर हीट ट्रांसफर नहीं, इक्वल नहीं है, गलत. करेक्ट ऑप्शन इज बी. सही है, सभी का सही है, ठीक है ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8. फटाफट करो. अकॉर्डिंग टू विच लॉ ऑफ क्रशिंग. हाँ ये आसान सवालों में तो आप बिल्कुल आगे चल रहे हैं बहुत, है ना. ये ऐसे आसान सवालों में तो बिल्कुल अपन तैयार बैठे हैं कि पूछो सर कितने पूछना है. ऐसे सवाल तो हम फटाफट निपटाएंगे. थोड़ी सी टेक्निकलिटी दो तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना. हाँ सही है, रिटिंगर्स लॉ. अकॉर्डिंग टू विच लॉ ऑफ क्रशिंग द वर्क रिक्वायर्ड फॉर क्रशिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यू सरफेस एरिया क्रिएटेड. क्या है वो लॉज?
ठीक है ना। सो रिटिंगर्स लॉ क्या कहता है कि द वर्क रिक्वायर्ड फॉर क्रशिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यू सरफेस एरिया क्रिएटेड। एन की वैल्यू कितनी होती है रिटिंगर्स लॉ के लिए? 2। रिटिंगर्स लॉ किक्स लॉ के लिए 1। किक्स लॉ की स्टेटमेंट बता सकते हो? किक्स लॉ की मेरे को स्टेटमेंट बता सकते हो? चलो ये तो रिटिंगर्स लॉ का था कि सर वर्क रिक्वायर्ड फॉर क्रशिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यू सरफेस एरिया क्रिएटेड। ठीक है भाई, मेरे को आप किक्स लॉ का स्टेटमेंट दे सकते हैं? कभी पूछ लिया जाए। रिटिंगर्स लॉ सबसे पुराना लॉ है, सबसे ओल्डेस्ट क्रशिंग लॉ है। किक्स लॉ की क्या स्टेटमेंट है बताओ जरा। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ किक्स लॉ? बताइए। किक्स लॉ का क्या स्टेटमेंट है? हाँ हाँ सही कह रहे हो नितेश, सही है ट्रैवल ब्रो, सही है ब्रो। वर्क रिक्वायर्ड प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ सरफेस टू वॉल्यूम। नहीं 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 नहीं, ये तो आपने इसकी स्टेटमेंट बोल दी। हाँ 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 सही कह रहे हो ऋषिकेश। रिडक्शन रेशियो अगर सेम रहेगा तो वर्क रिक्वायर्ड सेम रहेगा। ठीक, रिडक्शन रेशियो मतलब आप ए से बी रिड्यूस कर रहे हैं। आप ए आपने 1 mm लिया, बी आपने 0.5 लिया, ठीक, ये रिड्यूस कर रहे हैं आप। तो सिमिलरली अगर आप ए को 2 लोगे और बी को 1 लोगे तो रिडक्शन रेशियो सेम है, आपका वर्क रिक्वायर्ड सेम रहेगा। हाँ वो आपने बॉन्ड लो बोल दिया। हाँ रिडक्शन रेशियो अगर सेम है तो आपका वर्क रिक्वायर्ड सेम रहेगा। सही, गुड। ये सब ध्यान रखो, है ना, छोटी चीजें हैं लेकिन आ जाती हैं बीच बीच में। चलो फटाफट आंसर करो। हाँ सही है शुभम में सही है। हाँ डी सही है। फॉर नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन वॉल्यूम रिक्वायर्ड बाय CSTR विल बी स्मॉलर देन रिक्वायर्ड बाय PFR फॉर सेम कन्वर्जन। ठीक है ना, पॉजिटिव ऑर्डर के लिए CSTR का कम होगा, ज्यादा होगा सर। For order n greater than 1, a large CSTR is placed followed by a small CSTR. नहीं, गलत। For n is equals to 1, small CSTR followed by large. For order n less than 1, PFR followed by CSTR gives maximum conversion. नहीं, n greater than 1 के n less than 1 के लिए CSTR पहले।
फॉर नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन कन्वर्जन गिवन बाय सिंगल CSTR विल बी स्मॉलर, नहीं लार्जर आएगा, गलत, डी ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ ठीक है, पॉजिटिव ऑर्डर वॉल्यूम ऑफ CSTR के सही है, ठीक है ना, बढ़िया। चलो लास्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई थर्मोडायनेमिक्स से, और आज के सेशन को खत्म करते हैं, फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। लास्ट प्रॉब्लम करो। सो द टुमारो विल सेशन विल बी देयर, राइट? नेक्स्ट सेशन विल बी टुमारो। कल मिलेंगे और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। डेट कौन सी है? 27। हाँ आते हैं भाई। स्वास्थ्य मैंने जब आप अपना जो स्कोर कार्ड वाला सेशन लिया था उसमें आपको मैंने ऑलरेडी बताया था, उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, क्या बताया था कि पिछली साल ये क्वेश्चन आया था जिसमें आपसे हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की वैल्यू निकलवाई थी यूजिंग डिटस बोल्टर इक्वेशन। You have to calculate Reynolds number, you were required to calculate Prandtl number, and then you have to calculate the heat transfer coefficient. So बार्क में न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है ना, लेंदी न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। चलो फटाफट करो ये जरा। ठीक, सो कोई आपसे बोले कि बार्क में तो यार सिर्फ वन लाइनर्स आते हैं, कोई भी ऑब्जेक्टिव वो को उठा के कर लो, तो गलत है वो, है ना। बार्क में हर लेवल का क्वेश्चन आएगा, वन लाइनर्स भी आएंगे, तो वन लाइनर्स भी मैं डील कर रहा हूं, न्यूमेरिकल्स भी मैं डील कर रहा हूं। चलो फटाफट करो यार ये। एक बात बताओ, वॉल्यूम चेंज ऑफ मिक्सिंग जीरो क्यों नहीं है? वाई इज वॉल्यूम चेंज ऑफ मिक्सिंग नॉट जीरो? Why is volume change of mixing not zero? इसमें डेल्टा वी क्यों आया है? वॉल्यूम चेंज ऑफ मिक्सिंग जीरो क्यों नहीं है? हाँ हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, सही है भाई। डेल्टा वी मिक्स किसका जीरो होता है? आइडियल का, ठीक, आइडियल मिक्सचर का। अब ये आइडियल मिक्सचर नहीं होगा इसलिए जीरो नहीं है, सिंपल। तो क्या कंडीशन है? टोटल प्रॉपर्टी क्या होती है? वी समेशन एक्स आई वी आई प्लस डेल्टा वी, दिस इज टोटल प्रॉपर्टी। और ये और किसके भी बराबर होती है? ठीक है ना, दिस इज द फॉर्मूला इन जनरल। इफ आई हैव टू राइट इन जनरल, m is equals to summation
this is in general, where m is any property. आपको निकालना क्या है? द पार्शियल मोलर वॉल्यूम इन अ मिक्सचर कंटेनिंग 40 मोल% ऑफ स्पीशीज x1 एट गिवन कंडीशन इज, व्हेन x1 इज 0.4, so you have to find V1 bar. V1 bar is given by V minus x2 dV by dx2. ठीक है ना? So V you can calculate by this formula. V will be equal to x1, V1 is given to you, V2 is given to you, so this will be V. You have to convert x1 to x2. Convert x1 to x2 using this. So ये वो क्वेश्चन है जो बार्क में छोड़ दिए जाते हैं, ठीक है ना? ये वैसा क्वेश्चन है जो बार्क में आएगा तो इसको अवॉइड कर देना, ठीक है ना? क्योंकि कैलकुलेशन बहुत लेंदी है और गारंटी नहीं है कि कैलकुलेशन सही हो जाए. कम से कम 5, 7, 8, 10 मिनट भी ले सकता है ये सवाल, ठीक है ना? सो दीज आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यू शुड अवॉइड, राइट? पर प्रैक्टिस के लिए, आपकी इन जनरल प्रैक्टिस के लिए तो कर लेना है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. जैसे अभी सेशन है तो अभी कर लो, पर बार्क में ये ऐसे प्रॉब्लम्स को अवॉइड करिएगा, ठीक है? चलिए इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा और आप V1 की वैल्यू निकालिएगा एट x1 इज इक्वल्स टू 0.4 और यू कैन से x2 इज इक्वल्स टू 0.6. एक ही बात है. क्लियर? सो इस क्वेश्चन को आप करिएगा. नेक्स्ट अपन कल कंटिन्यू करेंगे, है ना? कल और क्वेश्चंस रहेंगे, सबको डील करेंगे. चलो गाइस, मिलते हैं अपन कल सेम टाइम 5 बजे और नए क्वेश्चंस के साथ और नए कंसेप्ट के साथ, अच्छे कंसेप्ट के साथ अगेन अपन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? चलो.